हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एस्पायर हो। आज हम लोग एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज़ का इकोनॉमी जो है उनका दूसरा पार्ट करेंगे। और आप चाहो तो मेरा क्लास आप 1.5x स्पीड में देख सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो देख रही हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, और यहाँ पर 6 क्वेश्चंस इसलिए है क्योंकि मैंने पहले 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो इकोनॉमी का जो पार्ट 1 था। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू प्रोमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिफॉर्म्स वर एक्सटेंडेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल। Which of the following initiatives aims to create a seamless national market for agricultural commodities? आप भी ट्राई करो कौन सा सही आंसर है। तो ऑप्शन ए में है ई नैम, ऑप्शन बी है क्या APMC एक्ट, एंड ऑप्शन सी PM किसान, ऑप्शन डी किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ याद रखना पड़ेगा ई नैम के बारे में, पहला जो है इसका नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, उसके बाद क्या, कौन सा ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका काम क्या है, मतलब ई नैम क्या करेगा, जो APMC मंडीज़ है, जो मंडीज़ में फार्मर्स अपना सामान बेचता है, तो वहाँ पर क्या है, एक बैरियर क्रिएट होता है। बैरियर कैसा, अगर आप यूपी में बैठे हो तो आप अपना सामान केरला में नहीं बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ई नैम ने यूपी, हरियाणा, केरला, तेलंगाना, जो भी स्टेट्स है, इसको अगर इंटीग्रेट कर दे, तो अगर हरियाणा में किसी फार्मर्स अपना सामान बेचना चाहता है केरला में बैठा हुआ है कोई बिजनेसमैन को, तो ई नैम प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकता है। मतलब अगर केरला का आदमी चाहे कि मेरा जो सामान चाहिए वो हरियाणा फार्मर्स या फिर यूपी फार्मर्स के पास है, तो ई नैम में अपना जो भी बिडिंग है उस हिसाब से खरीदेगा। और क्या होगा, एक चीज़, जो फार्मर्स का जो इनकम वो भी इंक्रीज़ होगा। किस तरह से, अच्छा दाम मिलेगा। और एक चीज़, जो मिडिलमैन रहता है APMC मंडीज़ में, वहाँ पर मिडिलमैन का जो दबदबा रहता था वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़, जो क्वालिटी, अगर जो ख़रीदार है वो तो क्वालिटी चाहेगा, तो क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। मतलब क्वालिटी असेसमेंट के बाद वो लिस्टर होता है। ठीक है, और दूसरा जो है APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, ये कहाँ पर ज़्यादा प्रीवलेंस है, अगर आप देखोगे पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रीवलेंस है, वेस्टर्न यूपी में और अदर्स स्टेट्स में भी है। लेकिन जो मंडीज़ रहता है, मंडीज़ को रेगुलेट करने के लिए तो कोई एक्ट चाहिए, तो वो एक्ट क्या है, APMC एक्ट, जहाँ पर फार्मर्स एक जाता है, डेडिकेटेड एक मंडी रहता है, बाज़ार जैसा, वहाँ पर अपना सामान बेचता है। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करते हैं, जिस मार्केट रहता है उसको रेगुलेट करने के लिए APMC एक्ट है। ठीक है, उसके बाद PM किसान है। PM किसान जो है, ये है एक इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2019 को। तो इसका जो एलिजिबल, मतलब इसको जो सुविधा है, जो बेनिफिट है, अगर किसी को लेना चाहिए तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो जिसके पास लैंड का, मतलब यहाँ पर कोई लैंड होल्डिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप ग्रुप A, ग्रुप B सर्विस पे नहीं हो, या फिर अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या जजेस नहीं हो, तो आप इसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब बोला था कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है और उससे कम है तो आपको मिलेगा। लेकिन आफ्टर 5 to 6 मंथ्स क्या हुआ कि जिसके पास भी लैंड होगा, मतलब अगर किसी के पास 50 हेक्टेयर भी है तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक क्या, यहाँ पर आपको 6000 मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, ये चीज़ आप याद रखो। और
4 ऑप्शन जो है डी में किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक आपको जो फार्मर्स है उसको लोन मिलेगा क्या, कम रेट में, लो रेट में एक जो है आपको मिलेगा। जो इनपुट होता है फार्मर्स का, फर्टिलाइज़र, सीड्स, इसके लिए लोन अवेलेबल है थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1998, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन 7 है वहाँ पर क्या बोला, ग्रीन रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस टू काउंटर फूड शॉर्टेज, व्हिच रीजन्स वाज द इनिशियल फोकस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो क्या हुआ था, इंडिया को जब फ्रीडम मिला तो इंडिया का जो पॉपुलेशन था उनमें से अगर आप देखो तो मोर देन 75 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। तो एग्रीकल्चर इन्वॉल्व था लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम। किस लिए, क्योंकि जो सीड का क्वालिटी था वो बहुत ही कम है, लो क्वालिटी, ठीक है, बहुत ही घटिया था। जो फ्रीक्वेंटली क्या होता था, फ्रीक्वेंटली फेमाइन, ड्रॉट होता था। और जो लैंड था, लैंड का भी प्रोडक्शन जब कैपेसिटी बहुत ही कम था, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस भी नहीं होता था। लेकिन जब 1960s में कंडीशन ऐसा हुआ कि इंडिया का जो फूड इतना ज़्यादा शॉर्ट हो गया कि अमेरिका का एक स्कीम चलता था PL 480, ठीक है, इसके थ्रू जो पुअर नेशन है उनको फ्री में फूड सप्लाई करता था। तो PL 480 के थ्रू इंडिया को अमेरिका ने जो व्हीट, गेहूँ, उसको सप्लाई किया था, जो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी था, ठीक है। तो यहाँ से एक सबक मिला कि इंडिया को अभी खुद को इतना डेवलप करना पड़ेगा फूड सेक्टर में कि खुद ब खुद प्रोड्यूस कर पाए अपना जो फूड है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन नाम से एक साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। किसकी, तब कौन प्राइम मिनिस्टर था, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर था इनिशियल स्टेज में। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने इनिशिएट लिया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1965 के, मतलब ढूंढ लो इसको। तो जो MS स्वामीनाथन, उन्होंने जो हाइब्रिड जो सीड्स है, हाइब्रिड सीड उनको इंट्रोड्यूस किया। फर्टिलाइज़र, जो भी केमिकल लगता है, पेस्टिसाइड्स या जो इरिगेशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट टाइम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न UP में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद ईस्टर्न साइड बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। मतलब ज़्यादा जो भी चीज़ आप अगर देखोगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडिया अभी राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है, ठीक है। व्हीट प्रोडक्शन में चाइना आगे है इंडिया से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 में क्या बोला, व्हेन डिड सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शिफ्ट टू मुंबई। तो 1934 में एक्ट पास हुआ, RBI एक्ट, ठीक है, RBI एक्ट। RBI एक्ट में क्या बोला, 1935 1 अप्रैल से RBI इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, मतलब 1935 में RBI इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन RBI का जो पहला ऑफिस था कहाँ पर था, कलकत्ता में। तब कलकत्ता था, अभी तो कोलकाता है, ठीक है। तो कलकत्ता से जो ऑफिस था उसको शिफ्ट कर दिया, कब, 1937 में, कहाँ पर, टू मुंबई। क्योंकि मुंबई में तब इकोनॉमी का बूम हो रहा था, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। तब से मुंबई बन गया फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो कलकत्ता का जो ऑफिस था वो अभी क्या है, RBI का म्यूज़ियम है, ठीक है।
उसके अलावा आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिस है, एक कोलकाता में है, चेन्नई में, मुंबई में एंड न्यू दिल्ली, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और 1949 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। 1937 में जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शिफ्ट हुआ था। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 में क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ समझना होगा वो है कन्वर्टिबिलिटी क्या है। कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या है, अगर आपके पास इंडियन रुपी है और किसी फॉरेन करेंसी आपके किसी दूसरे फ्रेंड के पास है जो इंडिया में नहीं रहता लेकिन किसी और देश में रहता है, फॉर एग्जांपल आप सोच लो, तो अगर आप चाहो इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको कितना ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, इसको मतलब आपको ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, इसका मतलब कन्वर्टिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, मतलब अब अगर आपका पास 100 रुपीज़ है तो आपको 100 रुपीज़ आपको कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका मतलब कंप्लीट है। और अगर आपको बोला कि नहीं आप 50 कर सकते हो तो इसका मतलब है पार्शियल है, ठीक है। मतलब ये जो है, ये मैंने जो ऑप्शन मैंने जो एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल की तरह सोचो आप, एक्चुअल में अलग होता है। तो आप जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन आता है, एफडीआई, एफपीआई और जो फॉरेनर का जो डिपॉजिट रहता है फॉरेन डिपॉजिट, ठीक है, कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो जब कैपिटल अकाउंट के अंदर किसी ने फॉरेन से पैसा लेकर आ रहा है इंडिया में, ठीक है, तो उसको तो डॉलर में या फिर यूरो में तो नहीं लेगा, उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना अलाउ है कितना अलाउ नहीं है। तो अगर आप देखो अभी इंडिया में कितना अलाउ है, $750 मिलियन, ठीक है। तो अगर मुकेश अंबानी जी ने $1500 मिलियन अगर लेकर आ रहा है किसी देश से, तो उनको सिर्फ $750 मिलियन ही कन्वर्ट करने का अलाउ है। तो मतलब अभी इंडिया में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, ठीक है। तो जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है कैपिटल अकाउंट में, उसको एक कमेटी ने, तारापुर कमेटी फॉर्म हुआ था, उन्होंने बोला कि ये जो पार्शियल है उनको फुल कर दो, फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर दो, ताकि अगर किसी ने विदेश से पैसा लेकर आ रहा है तो उसको फुल यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी रखे थे जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और अशोक मेहता कमेटी रिलेटेड टू पंचायत राज सिस्टम, जब पंचायत जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, तब उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था जो भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ। रंगराजन कमेटी किस चीज़ का, पॉवर्टी एस्टिमेशन, ठीक है, कब हुआ था 2012 में। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, वो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन रिलेटेड है 2009 में। उसके बाद क्वेश्चन 10, एज पर मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2025-26 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर इज़ प्रोजेक्टेड एट व्हाट परसेंटेज। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको डे बाय डे वेरिएबल होगा। मतलब अगर आप पिछले साल अगर देखोगे तो ऑप्शन यहाँ तो बी होगा आंसर, लेकिन अगले साल इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर है, आंसर मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन फिक्स करता है और अभी टारगेट कितना है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके साथ कंसल्ट करता है, इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई, इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक करता है आरबीआई के कंसल्ट के साथ, ठीक है। अभी कितना टारगेट है, मतलब आरबीआई का जो काम है उस इन्फ्लेशन को टारगेट जो है, इन्फ्लेशन को कितने
रखेगा 4%, 4% ±2, मतलब अगर 2% कम हो जाता है तो 2% हो जाएगा, 2% ज़्यादा होगा तो 6%, तो 2 to 6% इसका थ्रेशोल्ड है। अगर इससे ज़्यादा होगा, अगर 3/4 हो जाता है तो आरबीआई को रिटर्न रिटर्न कोएफिशिएंट देना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि किस लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कम है, ठीक है, मतलब डिफ्लेशन क्यों हो रहा है इसके लिए, और क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो चीज़ याद रखोगे, कौन सीपीआई फिक्स करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ कंसल्टेशन विथ आरबीआई। अभी कितना है 4% ±2, मतलब सबसे कम 2%, सबसे ज़्यादा 6%, ठीक है। और 3/4 अगर मिक्स हो जाता है टारगेट तो आरबीआई को रिटर्न अपना अकाउंटेबिलिटी जो भी है गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो 11 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग फैसिलिटी इज़ आर ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनपीसीआई। एनपीसीआई इज़ नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। तो एनपीसीआई में अगर आप देखो, एनपीसीआई क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हो, उसका जो बैकएंड टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करते हैं, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो नेफ्ट है, नेफ्ट तो एनपीसीआई ऑपरेट नहीं करता, ये आरबीआई रिलेटेड है। तो नेफ्ट क्या है, नेफ्ट अगर आप चाहो 24/7 आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम योर अकाउंट टू अदर अकाउंट, ठीक है। तो हाफ आवरली बेसिस से काम होता है, और अभी जो लिमिटेशन है 10 लाख का है। जो बैंकिंग जो रूल है वहाँ, मतलब जो ये आरबीआई ने लिमिटेशन नहीं डाला है, लेकिन बैंक खुद से इसको मानता है कि 10 लाख से ज़्यादा नहीं करेंगे। और जो ऑप्शन यहाँ पर 2 है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम मतलब आप अपना आधार नंबर यूज़ करके, जो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, आपका फिंगरप्रिंट यूज़ करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी सिटीजन सर्विस पॉइंट में जाओगे, सीएसपी में, तो वहाँ पर आप देखोगे आप पेमेंट करते हो आपका अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, या फिर आप अपना जो डिपॉजिट देते हो, तब आप अपना आधार नंबर और फिंगरप्रिंट यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। और यूपीआई लाइट क्या है, आप तो यूपीआई यूज़ करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी है, तो आपको एक वॉलेट मिलेगा, ठीक है। वॉलेट में आप मैक्सिमम 2000 रुपये ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास नेट इंटरनेट नहीं है, या फिर किसी बैकवर्ड रीजन में हो, तो आप अपना, फॉर एग्जांपल आप पार्टी सार्टी करना चाहते हो, ठीक है, तो पार्टी सार्टी करने के बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए अभी आपका वॉलेट से आप चाहो तो मैक्सिमम एट अ टाइम, मतलब अगर पेमेंट कर रही हो, आपके पास 600 आपका बिल हो गया पार्टी सार्टी का जो सामान आपने ख़रीदा, ठीक है, तो आप पहले 500 रुपीज़ उसको पे करोगे, और उसके बाद दूसरा 100 रुपीज़, ठीक है। मतलब आप एक साथ 600 नहीं पे कर पाओगे, क्योंकि 500 उसका लिमिटेशन है, और आपका जो वॉलेट है वहाँ पर आप मैक्सिमम 2000 आप रख सकते हो। तो आप जब यूपीआई लाइट यूज़ करोगे तब आपको पिन भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये नेफ्ट जो है वो बैंक और आरबीआई रिलेटेड है, एनएफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 एंड 3, यूपीआई लाइट, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जो क्वेश्चन 12 यहाँ पर क्या है, टिल व्हिच ईयर हैज़ द टर्म ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी अनंता नागेश्वरन बीन एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दो ये क्वेश्चन अभी, मतलब उनका तो टेन्योर का जो भी है वो तो अभी नहीं आएगा सेम क्वेश्चंस, लेकिन आपको इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन, not a constitutional and statutory, not statutory, ठीक है। और टेन्योर, यूजुअल टेन्योर क्या है, 3 इयर्स,
ठीक है। और काम क्या है, एडवाइस करता है फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में। और जो इकोनॉमी सर्वे होता है ना, इकोनॉमी सर्वे को कौन रेडी करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है बैंकिंग रिफॉर्म्स, क्वेश्चंस 13, बैंकिंग रिफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइजेशन इन 1991। तो यहाँ पर जो आप देखोगे 4 ऑप्शन है, केलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, नारासिम्हन कमेटी। तो फर्स्ट जो है केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म के बारे में बोला था, रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद रंगाराजन कमेटी, उन्होंने तो 2012 में बोला कि पॉवर्टी एस्टिमेशन रिलेटेड चीज़ में एस्टिमेशन। और टैक्स रिफॉर्म जो होता है केलकर कमेटी 2003 में, सुरेश तेंदुलकर 2009 में क्या बोला था, वो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में बोला था। और नारासिम्हन कमेटी जो था, उन्होंने क्या बोला कि बैंक लिबरलाइज करो, ठीक है। तो नारासिम्हन कमेटी आप देखोगे तो 2 टाइम, नारासिम्हन 1 1991 में और एक 1998 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। उसके बाद व्हाट इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2023 to 24, which was the highest in the previous 12 years except for 2021 to 22। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए 9.2%। लेकिन यहाँ पर जो 9.2 या 15.2 इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना होगा, व्हाट इज़ रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी के बारे में अगर आप देखो, उसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ जीडीपी, ठीक है। जीडीपी क्या है, मतलब आप जो टोटल आपका जो कंट्री है, आपका कंट्री में तो टोटल मॉनिटरी वैल्यू किसका, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स मतलब जो सामान आप खरीदते हो, एंड सर्विसेज मतलब आप जो डॉक्टर के पास जाते हो, अपना ट्रीटमेंट करते हो, या फिर आप टूरिस्ट प्लेस में जाके आप मौज मस्ती करते हो, उसका जो भी है, तो उसका जो टोटल मॉनिटरी वैल्यू है विद इन ए कंट्री। और एक पीरियड होता है, यूजुअली वो पीरियड क्या है, 1 ईयर, ठीक है। तो इसको क्या कहता है, टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर, तो उसको जीडीपी कहता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जीडीपी बारे में बोला, लेकिन जीडीपी में अगर देखोगे रियल जीडीपी है और नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी अगर आप 2026 में 100 चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रही हो और अभी उसका मार्केट रेट कितना चल रहा है, 12, ओके। तो अभी कितना हुआ, 1200 आपका जीडीपी हुआ। लेकिन वही चीज़ अगर 2025 में आप 100 ही उसको प्रोड्यूस करते हो और उसका रेट कितना था, 11, ठीक है। तो 1100, तो अभी अगर आपको मैं बता दूँ कि 2026 में जीडीपी 1200, मतलब 100 ज़्यादा हुआ, मतलब जो पिछले साल था उससे 100 ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन तो 100 ही हुआ ना। तो आप, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन वो एडजस्टेड नहीं है, तो इसको जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड करने के लिए एक चीज़ यूज़ करता है, बेस ईयर, ठीक है। तो इंडिया में एक बेस ईयर यूज़ होता है, वो क्या है, 2012 की क्या किस लिए है, क्योंकि इस साल बहुत ही मतलब इन्फ्लेटेड नहीं था मार्केट, मतलब बहुत ही स्टेबल मार्केट था, इसलिए इनको यूज़ करता है। तो अगर सोचो, अगर 2020 में सेम चीज़ का 50 रुपीज़ अगर वैल्यू था, ठीक है, तो 2000 अगर 50 रुपीज़ अगर मैं सोच लो, ठीक है, तो 2026 में 100 × 50 प्रोड्यूस हुआ है, तो कितना हुआ, 5000 हुआ, ठीक है। तो 5000 हुआ, लेकिन अभी ये तो नॉमिनल है, मतलब ये रियल जीडीपी है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ, नॉमिनल जीडीपी है आपका
सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलत कर दिया, जो अभी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, व्हाट वाज द रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2023 to 24 व्हिच वाज द हाईएस्ट इन प्रीवियस 12 ईयर्स एक्सेप्ट फॉर 2021-22। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 9.2 या फिर बी 15.2 ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, क्योंकि ये तो हर साल या चेंज होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा वो क्या है, रियल जीडीपी क्या है। तो रियल जीडीपी जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो जीडीपी का जो डेफिनेशन है, मतलब सोचो आपका जो देश है, आपका देश में जो भी चीज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब जो गुड्स, जो सर्विसेज मतलब जो सर्विस आप लेते हो, आप जो डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहीं पर घूमने जाते हो, वहाँ पर जो टूरिस्ट सर्विस लेते हो, तो उनका जो भी फाइनल गुड्स है, सर्विसेज है, उनका जो टोटल मॉनिटरी वैल्यू पैसा में अगर कन्वर्ट करोगे तो मॉनिटरी वैल्यूज़ जो होता है इन ए ईयर, मतलब एक टाइम पीरियड रहता है जो यूजुअली 1 ईयर को कंसिडर किया जाता है। तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, टोटल मॉनिटरी वैल्यूज़ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए ईयर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आता हूँ रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी अगर आप देखोगे तो इन जीडीपी दो तरह के होता है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। तो आप बोलोगे जैसे रियल जीडीपी क्या है, तो पहले आप समझो नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी आप सोचो 2026 आप 100 चीज़ें प्रोड्यूस करते हो, लेकिन उसका वैल्यू का अब कितना है, अभी 10 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 1000। तो आपका जीडीपी अभी 1000 है, ठीक है, क्योंकि क्या इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन 2025 में 100 चीज़ें आपने प्रोड्यूस किए थे, लेकिन उसके प्राइस कितना थे 9, तो 900 जीडीपी था। लेकिन अगर आपको मैं सिर्फ ये फिगर देखा हो तो आपको क्या लगेगा कि जीडीपी तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन क्या है, 100 ही प्रोड्यूस हुआ, तो मतलब जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ, सिर्फ इन्फ्लेशन हुआ है। तो अभी तो इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्टेड नहीं है। तो इसी जो मिस्टेक्स है, इस जो चीज़ है, इसको ठीक करने के लिए एक चीज़ यूज़ करता है, उसको क्या कहता है, बेस ईयर, ठीक है। तो इंडिया में बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 2012 को यूज़ करते हैं। 2012 क्यों है, क्योंकि उसी साल जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्टेबल था, ठीक है, तो इसको इसलिए यूज़ करता है। तो 2012 में मान के चलो जो चीज़ अभी 10 रुपीज़ चल रहा है उसका कितना था 5। तो अभी मैं 2012 में जो प्राइस था उसके हिसाब से मैं हिसाब करो, 100 आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, अभी कितना चला 500, ठीक है, 500 आपका रियल जीडीपी है। और सेम चीज़ अगर मैं जो है 90 हुआ 450, मतलब आपका रियल जीडीपी क्या 450 आपका नॉमिनल। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है और मुझे देना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो। तो जब मैं फुल फ्लेज कोर्स लेकर आऊँगा यूट्यूब में तब मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी तक आप याद रखो कि एक बेस ईयर है, उसके हिसाब से कंसिडर कैलकुलेट होता है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट होता है तो उसको नॉमिनल कहता है। अगर बेस ईयर का जो वैल्यू है उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है तो उसको रियल जीडीपी कहता है, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट वाज द पॉवर्टी रेट इन इंडिया इन 2019-21 अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 14.96%, ठीक है।
तो एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? पॉवर्टी तो सिर्फ पैसों से नहीं होता, बहुत सारे चीज़ों से होता है। फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन नहीं है, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपका एजुकेशन कंसीडर किया जाता है, हेल्थ को एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या है? आपके पास टीवी है, फ्रिज है, आप क्या किस तरह से पानी पीते हो, मतलब आप खुद का जो आपका नलकूप है या फिर आप बाहर से मंगाते हो, आप मिनरल वाटर पीते हो, इस तरह से। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो मतलब पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए लेकर आए हैं। और इंडिया में नीति आयोग, आपने जाना होगा, नीति आयोग ने भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हिसाब से जो पॉवर्टी मेजरमेंट करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो और स्टे ट्यून फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू।